अभी थोड़ी सी बुक रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल की तरफ भी जाते हैं। कि दिस यूनिट इज डेडिकेटेड टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, जब आप बड़ी क्लासों में होंगे तो आपको पता चलेगा कि डेटाबेस जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। उनमें से एक टाइप जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। डेटाबेस जो है असल में है क्या चीज? ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। और उसको फिर मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मिसाल के तौर पर फर्ज करें मेरे पास ये डाउनलोड में ये बहुत सारी फाइलें पड़ी है, फोल्डर पड़ी है, लेकिन मुझे इसको मैनेज करना नहीं आता। ठीक है, एक्सेल की फाइल लैदा पड़ी हुई है, इसकी फोल्डर लाता है, फोल्डर के अंदर डिफरेंट टाइप्स है, कोई वीडियोस है, कोई ऑडियोज है। तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता है? मैनेज नहीं कर सकता। किसी को डिलीट करना हो, किसी में से कोई किसी को क्रिएट करना हो, तो मेरे लिए ये मुश्किल होगा। तो वो ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसी तरह ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माई सीक्वल जो एक डेटाबेस है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एम एस एक्सेस है जो आप यूज करते हैं। ठीक है। ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। तो हमने जो रिलेशनल होता है, यानी कि डेटाबेस में जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसी डेटाबेस क्या कहलाती है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेटा एक मैंने ओवरव्यू दिया है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पूरी पूरी बुक्स है। It provides practical training for developing database management system using Access software by creating tables, forms, queries and reports. मैंने पिछले जो लेक्चर वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि आपने टेबल्स कैसे क्रिएट करनी। टेबल वो वाहिद ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा डेटा फिजिकली जाके वहाँ पे स्टोर होता है। होता तो ये सारा वर्चुअल है, लेकिन हमें वहाँ पे नजर आता है। उन टेबल्स के अंदर जो हमने डेटा स्टोर करना है वो फॉर्म्स के जरिए से करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे ये एक वेबसाइट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि हमने अप्लाई करना किसी जॉब के ऊपर। ठीक है। तो ये इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई जब करते हैं तो हमारे सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाता है। ये फॉर्म क्या करता है? हमारा सारा डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर कर देता है। वो टेबल्स किस फॉर्म में पड़े होते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। ठीक है। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने दे दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने बैंक में डिपॉजिट की फी जमा करा दी। कितनी फीस जमा करवाई, किस बैंक में जमा करवाई, बैंक का कोड जो है वो मैंने लिख दिया। तो ये वो फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अपनी जो है वो वैल्यूज जो है वो एंटर करते हैं। ठीक है। और ये वैल्यूज डेटाबेस में स्टोर होती है, और जो रिलेशनल डेटाबेस होती है उसमें टेबल्स क्रिएट होते हैं। उन टेबल्स की रोज और कॉलम में जाके डेटा स्टोर होता है। ठीक है। अब इस बात की तो आपको समझ लगी होगी फॉर्म क्या चीज होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म्स का जिक्र हुआ है। तो फॉर्म्स ये वो वाले सामने आपके आते हैं जिसमें आप डेटा इनपुट करते हैं और डेटा उसमें जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। क्यूरीज एंड रिपोर्ट्स। क्यूरीज ये होती हैं कि जब हमने मुख्तलिफ जो हमारा डेटा है वो जब डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है, टेबल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, तो हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उन टेबल्स की में जो डेटा पड़ा हुआ है। क्या मिसाल के तौर पर ये एक फॉर्म है, इसका डेटा जब स्टोर होगा तो हम एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे
कि वो आदमी, वो स्टूडेंट जिन्होंने सिस्टम एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है, इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ मुझे उनका डेटा शो करो। तो वो एक क्यूरी लगेगी, एक इंस्ट्रक्शन लगेगी उसके ऊपर। तो उन इंस्ट्रक्शंस को जो डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर डेटा में इंसर्ट करने के लिए, उस डेटा से डेटा जो है, डेटाबेस से डेटा जो है वो आपको शो करने के लिए जो इस्तेमाल होती है इंस्ट्रक्शन, वो क्यूरीज कहलाती है। एंड रिपोर्ट्स, क्यूरी की बेस के ऊपर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट बन गई है कि इसकी जो फीस जमा करवाते हैं, तो ये किसी की 750 है, किसी की 1500 है, ठीक है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज के दिन में कितने एप्लीकेंट्स जिन्होंने फीस सबमिट करवाई है और आज टोटल कितनी फीस हुई है, तो वो रिपोर्ट्स कहलाती है हमारी। उस डेटाबेस की बुनियाद के ऊपर हम कुछ रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट्स कहलाती है। तो ये जो यूनिट है, ये किस चीज़ के बारे में बताएगा कि हमें एम एस एक्सेस इसमें हम पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो हमें उसमें हम क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, क्यूरीज क्रिएट करेंगे और रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। इंट्रोडक्शन जब हम इसका स्टार्ट करते हैं तो डेटाबेस आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड facilities टू स्टोर मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जो डेटाबेसेस होती हैं वो असल में हमें क्या करती है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो डेटा जो हम स्टोर करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, या जो डेटा हम स्टोर किया है उसको हम देखना चाहते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसमें उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं उस डेटाबेस के अंदर, तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और वो जहाँ पे स्टोर होता है वो डेटाबेस कहलाती है। जैसे आप अपनी तस्वीरें जो है, वो आप क्या करते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, वो किसी एक फोल्डर में अपनी तस्वीरें रखते हैं, वो तमाम तस्वीरें आपकी क्या बन जाती है, डेटाबेस बन जाती है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है और एक ही टाइप की होती है, ठीक है। तो डेटाबेस किस मकसद के लिए बनाई जाती है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो डेटाबेस किन मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, तो आपने कहना है डेटाबेस आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज। ये हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि हम स्टोर कर सके, और वो स्टोर कहाँ पे हम करते हैं, डेटाबेस के अंदर, सॉरी टेबल्स के अंदर मैनेज करने के लिए। और रिट्रीव इंफॉर्मेशन, रिट्रीव का मतलब होता है कि डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनमें जब हम डेटा स्टोर कर देते हैं, तो वहां से वो टेबल से जो स्टोर डेटा है वो हमने यूजर को शो करवाना है। पूरी का पूरा डेटाबेस तो हमने नहीं उसको शो करवाना, हमारे डेटाबेस में कई लोगों का डेटा पड़ा होगा, तो हम सिर्फ उसको वही शो करवाएंगे जिसके लिए जो वो अथॉरिटी है उसकी। इसके अलावा उसको हम कोई, जैसे आप फेसबुक पे आप सिर्फ अपना पेज देख सकते हैं, दूसरे का पेज जो है अगर वो आपको परमिशन देगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या करती है, हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किन मकासद के लिए, कि डेटा को स्टोर कर सके, डेटा को स्टोर कर सके, उसको मैनेज कर सके, उसमें से इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। रिट्रीव का मतलब हासिल करना है। Relational database have been very successful in organization for managing databases. In a relational database, data is stored in tables. Relational databases वो होती हैं जिनमें डेटा किसमें स्टोर होता है, टेबल्स में। और the relations between the tables make it a relational database। तो पेपर में बेटा ये क्वेश्चन लाजमी आता होता है अक्सर कि रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन करें। पहले तो डेटाबेस क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फाइल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, इसमें डेटा टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर होता है और वो सारे टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। डेटाबेस डेवलपमेंट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, मसल टेबल। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। डेटाबेस के लिए हम क्या बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। ये बेटा क्या करना है हसनैन,
टेबल्स, फॉर्म्स, क्यूरीज, रिपोर्ट्स, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह मैक्रोस भी है इसके अंदर। ठीक है, कोड भी है। कीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। तो हम डेटाबेस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उसके तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे टेबल्स है, फॉर्म्स है, क्यूरीज है, रिपोर्ट्स है, कीज एंड रिलेशनशिप डेटाबेस है। अब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देयर आर डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिनको आप क्या बोलते हैं, RDBMS। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो बेटा, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डेटाबेस, फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, फिर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, क्यूरीज क्या होते हैं, ये सारा मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे भी सही। These are Microsoft Access, OpenOffice, SQL Server, Oracle and Informatics, etc. तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि आप डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम लिखें जो आपको पता है, तो आप लिख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस बेस, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माईसीक्वल, एटसेट्रा, इन्फॉर्मेक्स। तो ये अगर आप नेट से ऐसे सर्च करें, तो ये देखिए कितने ही हैं। जैसे माईसीक्वल है, पोस्ट GRE सीक्वल है, एसक्यूएल सर्वर है, IBM DB2 है, ओरेकल डेटाबेस है, एसक्यूएल लाइट है, ठीक है, फायरबर्ड है, सैप है, amazon का जो डिफरेंट है, amazon के भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लिस्ट ऑफ जो आपके सामने आएगी वो डेटाबेस की, जो डिफरेंट आप यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। देर आर डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे RDBMS है, देर आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस। तो आप बहुत पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम लिखे, तो आपने ये नाम देख लेने, और जो आप गूगल से सर्च करेंगे वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसमें से सिर्फ कौन सी करनी है हमने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इट इज वन ऑफ द पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉरपोरेशन है। ये क्या करती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, और इस बुक का जो डेटाबेस के लिए जिसने बनाया हुआ है, वो जो सब ये थोड़ा सा पुराना है जो उसने बाकी डेवलप किया उसमें से। तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और ये इसको डेवलप किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट है। जिसका आप विंडोज यूज करते हैं, माइक्रो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसी तरह उसी सूट के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है। टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 विल बी डिस्कस इन सेक्शन। तो मैंने 2013 या 2016 आपको दी है, लेकिन उसका कोई इशू कोई नहीं है, या आपको यहाँ से इसका पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं यार किन किन के मैसेज आ रहे हैं। काशिफ अली है, सुन जाते हैं, यस। तो जब आपने ये स्क्रीन ओपन करनी है आपके सामने, तो क्या कुछ आपको नजर आएगा। सबसे ऊपर ये टाइटल बार होती है, अगर आप यहाँ पे एक्सेस को ओपन करते हैं। मैंने एक्सेस जो है वो ओपन की हुई है 2016 की एक एल्बम, MS ऑफिस 2019 मैंने इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, आप 2007 बाजार से लेके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब आपने ये आपके सामने ओपन होगा, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, इसका कोई नाम रख दिया आपने। ठीक है, तो ये आपके सामने इसकी ये विंडो ओपन होती है। तो ये टैब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कल कल वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसमें ये ग्रुप्स होते हैं, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, सॉर्टेड फिल्टर का है,
रिकॉर्ड्स का है, फाइंड है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो जिस टैब पे भी क्लिक करेंगे ये आएगा, तो ये पूरे का पूरा रिबन कहलाता है। और जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे एक एरो की बना है, इसको ग्रुप लॉन्चर बोलते हैं। मेरे ख्याल में बाकी किसी और जगह पे ग्रुप लॉन्चर नहीं है, सिर्फ इसी में है होम के अंदर। तो ये वाला ग्रुप लॉन्चर है, इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो ग्रुप लॉन्चर में ये जितनी कमांड यहाँ पे दी गई है, इसके अलावा भी और भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन कमांड को यूज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मेन्यू बार, ये आपका मेन्यू बार है, तो जिसमें इसके अंदर वो टैब्स इस्तेमाल होती है। ये टूल बार है जहाँ पे कुछ टूल्स है, ठीक है। तो ये आपने बेटा चेक कर लेना है, आपने 2007 इंस्टॉल करना है आपने, बाजार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 ले, और उसको बाद उसको इंस्टॉल करना है आपने। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको ये वाली जो है ना आपने स्क्रीन ओपन करनी है, इसमें इसके डिफरेंट नेम लिखते हैं, ये कंटेंट्स और टेबल्स है, यहाँ पे टेबल के कंटेंट आएंगे, यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है, कौन कौन से डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे टेबल है, क्यूरीज पे क्लिक करें, क्यूरीज आएगा, फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीजें आपको आप 2090 भी यूज कर सकते हैं। नहीं बेटा, मोबाइल पे आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। नो डाउट के मोबाइल के लिए भी इन्होंने हो सकता है बनाया हो, कोई ऐप बनाई हो। जैसे मैं तो एक्सेल और वर्ड जो है मोबाइल पे यूज करता हूँ, लेकिन मैंने एक्सेस अभी तक डाउनलोड नहीं किया, हो सकता है ऐप में चेक कर लें, लेकिन कोशिश करें इसको टेबल के ऊपर अपने डेस्कटॉप के ऊपर यूज करें, ठीक है। जरूरी नहीं है इस पे आप करें। इफ इट फीचर्स इट्स फीचर्स विजर्स टू हेल्प न्यू यूजर टू क्रिएट a database design। ये बड़ा आसान है सीखने के लिए। इसके विजर्ड्स हैं, विजर्ड से क्या मुराद होता है कि वो सॉफ्टवेयर आपको खुद गाइड कर रहा होता है कि आपने टेबल कैसे क्रिएट करने हैं, उसके ऊपर सारी ऑप्शंस देता है, तो स्टेप वाइज आपको सारा समझाता है। दैट इज टू क्रिएट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। आप इसके ऊपर ये चारों चीजें क्रिएट कर सकते हैं, टेबल, क्यूरीज, फॉर्म। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट इंटरेक्टिव डेटाबेस where they can manage data related to payroll, inventories, assets, budgets, customer, sales, orders, and invoices, etc. आप जब MS Access को यूज करेंगे तो आप पेरोल सिस्टम भी बना सकते हैं, यानी कि वो बंदे जो, ये बेटा ऐप यूज ना करें आप लोग ना, ऐप अभी तो यूज करें, पहले इधर से समझे कि पेपर में जो आना है ना, तो ऐप में बाज का ना फीचर्स कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, तो आपके लिए इशू बनेगा। तो आप ये 2016 या 2007 जो है ना डाउनलोड करें, या बाजार से ले लें, या मैंने आपको यूएसबी में डाल के दिया हुआ है, दूसरे दोस्तों से लें और इसको इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे। मोबाइल पे अभी ना करें, मैं चूंकि उसको चेक नहीं किया कि उसमें क्या फीचर है, उसको किस तरह आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। चले आप कोशिश करें, अगर मोबाइल पे यूज करना है तो बेटा मोबाइल पे भी यूज कर लो, मना नहीं है, असल मकसद तो लर्निंग है ना। ठीक है, आप यूज कर लें, अगर कोई इशू आता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने कभी इसको मोबाइल पे यूज नहीं किया MS सक्सेस को। लेटर टू पेरोल, आप इसको यूज करते हुए पेरोल बना सकते हैं। पेरोल एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें क्या है कि आप एम्प्लॉयज की सैलरीज जो है वो करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जिसमें आपके जो स्टोर है, स्टोर में पड़ी तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। एसेट्स होते हैं, मतलब कि आपके जो फिजिकल है, जो मूवेबल एसेट्स होते हैं, इमूवेबल एसेट्स होते हैं। बजट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज होते हैं, उनके बजट सिस्टम बनते हैं। कस्टमर सर्विस बन जाते हैं, सेल्स ऑर्डर्स बनते हैं, जैसे आप डिफरेंट मार्केट में जाते हैं तो जैसे बड़े बड़े मॉल्स बने होते हैं तो उनके सेल ऑफ पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है। Information in OpenOffice database can be exported to the other database programs and also the other OpenOffice programs, ठीक है। आप जब ओपन ऑफिस यूज करते हैं, ये भी एक
ओपन ऑफिस डेटाबेस जो है, ये भी एक डेटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट वालों की क्या क्लास में एम एस एक्सेस, और ओपन ऑफिस वालों की ओपन ऑफिस डीबी कैन बी एक्सपोर्टेड टू दी अदर डेटाबेस प्रोग्राम, टू दी अदर ओपन ऑफिस प्रोग्राम। ठीक है। अभी मेरे ख्याल में इसमें से उसमें कोई चीजें समझा रहा है कि कौन कौन सी चीजें। एसक्यूएल सर्वर ये भी डेटाबेस है। ठीक है, तो ये भी इंस्टॉल किया जा सकता है। एसक्यूएल सर्वर इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जिस तरह एमएस एक्सेस है, इसके ज्यादा फीचर्स हैं, ये ज्यादा हैवी भी है। इट्स a relational database management system that offers a variety of tools for database development, maintenance and administration। तो इससे हम बहुत सारे चीजें ना कर सकते हैं, बड़ी डेटाबेस बना सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे हमने जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। Its main function is to store and retrieve database requested for the software application। वो इसमें एप्लीकेशन सिस्टम अलहदा बनता है और डेटाबेस अलहदा बन सकती है। इट हैज़ डिफरेंट वर्जन सुटेबल फॉर स्मॉल एप्लीकेशन। तो एम आई SQL जो है, इसके डिफरेंट वर्जन हैं। जो अगर स्मॉल एप्लीकेशन बनानी है तो उसका वर्जन डिफरेंट है। बड़ी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए, बड़ी एप्लीकेशन के लिए उसके लिए फिर उसका वर्जन डिफरेंट, उसका different version use करते हैं। It provides environment to create a database that can be accessed from workstation and other media sites as personal digital assistant। तो ये आप इसको ऑनलाइन भी रख सकते हैं, ये ऑनलाइन की फैसिलिटी भी इसके अंदर है कि आप सिस्टम्स को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप एम एस एक्सेस को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको दरमियान में थर्ड लेयर लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो डिफरेंट है, लेकिन ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसके ऊपर आसानी के साथ बन जाती है। It is also used to create and manage web-based database। तो MySQL से web-based एप्लीकेशन भी बन सकती है। ठीक है बेटा। तो आज का जो लेक्चर मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कल फिर इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। ये आपने यहाँ तक इसको याद रखना है। अभी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है। सर क्यूरीज के बारे में आपने थोड़ा। क्यूरीज बेटा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इसमें PHP माई एडमिन है, MySQL डेटाबेस भी है। तो बहुत सारे इसमें मैंने इसको PHP एडमिन के अंदर किया है। ये मसला एक डेटाबेस है, FMS इसका नाम मैंने रखा हुआ है। एक अमजद के नाम से मैंने डेटाबेस बनाई है। इसमें मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट्स है, तो इसको मैंने देखना है कि इसके अंदर चूंकि नाम से मैं देख लेता हूँ। इसमें से कर लेते हैं। देखिए बेटा, एक टेबल है ये वाला, इसके अंदर डिफरेंट पोस्ट पड़ी हुई है। तो देखो, इसमें डिफरेंट इसमें आ रही है। ठीक है, ये मैं ये सर्च करना चाहता हूँ, वो पोस्ट जिसके अंदर अल्टीमेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, वेयर। ये देखिए, ये रिजल्ट में पोस्ट कौन सा कॉन्टेंट है, पोस्ट टाइटल देखिए, पोस्ट टाइटल।
तो ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी, और इंस्ट्रक्शन में इस दो रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड नंबर 14 और रिकॉर्ड नंबर 15 के अंदर ये अल्टीमेट का वर्ड यूज है। ठीक है। तो अगर जैसे YouTube के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस पड़ी हुई है, तो अगर ये YouTube का डेटाबेस यहाँ पे मेरे पास होता तो मैं लिखाता कि पोस्ट टाइटल के अंदर किसी ने अगर MS एक्सेस का लगाया हुआ तो ये सर्च करके ले आता है। जैसे YouTube पे आप सर्च करते हैं तो बैक एंड पे असल में ये क्यूरी चल रही होती है, तो सिलेक्ट करके लेके आए उस टेबल में से जिस टेबल के अंदर वो डेटा पड़ा हुआ और उसके किस कॉलम में है, और उसके कीवर्ड किस तरह का हो, लाइक अल्टीमेट। ठीक है। तो ये इसके सेंटर से भी ले आएगा। ये तो क्यूरीज है जो आपको मैं सिखाऊंगा इसमें। ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, फिर इंशाल्लाह। थैंक यू। और जो सेकंड ईयर वाले हैं बेटा, मैं अभी दोबारा इसको ऑन करूंगा तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। 9:31 में 9:35 पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट।